हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल शबी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं आज ध्यान आकर्षण जो मॉड्यूल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है ध्यान आकर्षणों का, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये ध्यान आकर्षण जो मॉड्यूल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का है। इसके बाद आपकी आधारशिला और शिक्षण संग्रह का भी वीडियो आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। 37 नंबर है। इससे पहले कुछ क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं कल, तो ये 37 नंबर से स्टार्ट है। 37 नंबर है, लर्निंग गैप पता लगाने का सही समय क्या होगा। तो लर्निंग गैप पता लगाने का सही समय कब होता है? सत्र के आरंभ में, सत्र के अंत में, या सत्र परीक्षा में, या अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो इसका होता है सत्र के आरंभ में। लर्निंग गैप पता लगाने का सही समय होता है सत्र के आरंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, लर्निंग गैप का आशय क्या है। लर्निंग गैप का आशय है अपेक्षित अधिगम स्तर एवं वास्तविक अधिगम स्तर में अंतर, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लर्निंग गैप का आशय है अपेक्षित अधिगम स्तर एवं वास्तविक अधिगम स्तर में अंतर। नेक्स्ट है, सीखने के स्तर का आकलन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है या किस लिए ज़रूरी है, किस हेतु ज़रूरी है। तो सीखने के स्तर का आकलन ज़रूरी है, बी नंबर सही हो जाएगा। अधिगम स्तर में अंतर यानी लर्निंग गैप जानने हेतु सीखने के स्तर का आकलन ज़रूरी है। 40 नंबर है, आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है आकलन प्रपत्र बनाना। तो आकलन प्रपत्र बनाना आरंभिक परीक्षण हेतु आवश्यक है, यानी आरंभिक परीक्षण के लिए जो है आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है। 41 नंबर है, आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होगा। जब हम आरंभिक परीक्षण करेंगे तो प्रथम कार्य हमारा क्या होना चाहिए कि आकलन प्रपत्र निर्माण। आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होगा? आकलन प्रपत्र निर्माण। नेक्स्ट है, आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और आत्मनिष्ठ प्रश्न होते हैं। इसका जो आप वो अभी देखेंगे कितने वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, कितने आत्मनिष्ठ, वो आगे अभी देखेंगे आप। तो आरंभिक जो परीक्षण होता है उसके आकलन हेतु कौन से प्रश्न होना चाहिए, किस प्रकार के। तो वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। 43 नंबर है, आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक तथा तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत योगदान क्रमशः कितना होगा। तो ये होगा 20-50, 20-10, क्योंकि 20 प्रश्न होंगे ज्ञानात्मक के, 50 प्रश्न होंगे बोधात्मक के और 20 प्रश्न होंगे जो प्रयोगात्मक है इसके, और तर्कात्मक प्रश्नों की संख्या होगी 10। तो ये क्रमशः जो है 20-50, 20-10 होगा, यानी ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। 44 नंबर है, कक्षा 3 के आकलन प्रपत्र में क्रमशः कुल कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो कक्षा 3 के जो आकलन प्रपत्र होगा उसमें क्रमशः 10 और 5 होंगे प्रश्न, यानी 10 प्रश्न होंगे उसके वस्तुनिष्ठ और 5 प्रश्न होंगे आत्मनिष्ठ के, किसमें, कक्षा 3 के आकलन प्रपत्र में। नेक्स्ट है 45 नंबर, आरंभिक परीक्षण के पूर्व में विषयवार परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के आकलन के लिए कुल कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो कक्षा 6 से 8 के जो बच्चों के आकलन के लिए कितने होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 20 होंगे, और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे 5, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न कितने अंक का निर्धारित किया गया है। तो आकलन प्रपत्र में जो अंक निर्धारित किया गया है एक प्रश्न के लिए वो 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर एक नहीं करना है क्योंकि मोस्टली एक प्रश्न के लिए 1 नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आकलन के पश्चात कुल कितने समूह का निर्माण होगा। जब आकलन हो जाएगा उसके पश्चात 3 समूहों का निर्माण होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 समूहों का निर्माण होगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन शिक्षण के दौरान सतत रूप से कैसे करते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में बच्चे की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन प्रतिदिन करना चाहिए, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिदिन। नेक्स्ट, आधारभूत आकलन के पश्चात एक शिक्षक को छात्रों के साथ कार्य करने के पूर्व क्या जानना तथा क्या करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें सभी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि अधिगम स्तर की सूची बनाना आवश्यक है, ये बनाना ज़रूरी है। समूह का निर्धारण करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समूह का निर्धारण करेंगे हम तो शिक्षण में आसानी रहेगी, और समय सारणी तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं, सभी चीज़ें करना जो है अत्यंत आवश्यक है।
50 नंबर है, आकलन का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। आकलन जो है उसका महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, शिक्षण विधि में बदलाव और सुधार की संभावना जो है ये बी नंबर सही हो जाएगा। आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष है शिक्षण जो विधि है, शिक्षण विधि उसमें बदलाव और सुधार की संभावना। नेक्स्ट है, आकलन के दौरान तेज़ी से सीखने वाले छात्रों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो आकलन के दौरान तेज़ी से सीखने वाले छात्रों के लिए संवर्धन क्रियाएं जो हैं ये प्रक्रिया जो है अपनानी चाहिए, संवर्धन क्रियाएं। नेक्स्ट, आरंभिक आकलन प्रपत्र में शामिल विषय किस कक्षा स्तर में दक्षताओं को समाहित करेंगे। जिस कक्षा में बच्चा है या ठीक पीछे की कक्षा से या वर्तमान कक्षा के पीछे से सभी कक्षाओं से। तो सी ऑप्शन इसका सही है, वर्तमान कक्षा के पीछे से सभी कक्षाओं से जो दक्षताएं उनको समाहित करेंगे, वर्तमान कक्षा से पीछे की जितनी भी कक्षाएं सभी कक्षाओं से। ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षण शिविर की अवधि कितने दिनों की होती है। बस क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं लेकिन सभी क्वेश्चन ले लिए जाएंगे तो मिसप्रिंट हो सकता है इसका। तो ध्यान आकर्षण शिविर की अवधि कितने दिनों की होती है, ये होती है 50 दिन की, 50 दिवसीय होती है। ध्यान आकर्षण शिविर जो है वो 50 दिवसीय होता है। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर कितना कार्य करना चाहिए। तो जो शिविर है 50 दिवसीय उसमें एक विषय पर प्रतिदिन कार्य करना चाहिए 1 घंटा। ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, किस स्तर पर किया जाएगा। तो विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। ध्यान आकर्षण शिविर का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। नेक्स्ट, जो शिविर है ध्यान आकर्षण शिविर में प्रतिदिन किस किस विषयों पर कार्य किया जाएगा। जो 1 घंटा कार्य का बोला गया है शिविर में प्रतिदिन, तो किस किस विषयों पर कार्य किया जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है, हिंदी पर, अंग्रेजी पर, गणित और विज्ञान पर। मतलब यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी गणित नहीं लेना है, इसमें साइंस को भी जोड़ना है। तो हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान इन चारों पर जो है कार्य करना है शिविर में प्रतिदिन। ठीक। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षण शिविर के शिक्षण कार्य में सम्मिलित है। तो ध्यान आकर्षण शिविर में शिक्षण कार्य में क्या सम्मिलित है, चुने हुए लर्निंग आउटकम जो हैं ये सम्मिलित है शिक्षण कार्य में। शिविर के शिक्षण कार्य में जो शिविर है ध्यान आकर्षण शिविर उसके शिक्षण कार्य में चुने हुए लर्निंग आउटकम जो हैं ये सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, ध्यान आकर्षण शिविर के दौरान नहीं किया जाता। जो ध्यान आकर्षण शिविर है उसके दौरान क्या नहीं किया जाता, तो छात्रों में भिन्नता नहीं की जाती है। मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है, प्रोजेक्ट कार्य भी है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि भी है, लेकिन क्या नहीं किया जाता, छात्रों में भिन्नता नहीं की जाती है। तो 66 नंबर है, 50 कार्य दिवसों के ध्यान आकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा जिन बिंदुओं का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए निम्नलिखित में से हैं। तो क्या है, शिक्षण योजना का निर्माण करना, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना, सूची बना लें किस लर्निंग आउट पर कार्य करना है, या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें जो है ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, क्योंकि ये सभी चीज़ें करना है। शिक्षण योजना का निर्माण भी करना है, अधिगम स्तर का आकलन भी करना है और सूची बना लें कि किस लर्निंग आउट पर कार्य करना है। तो ये सभी चीज़ें अगर बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर है कक्षा 5 के बच्चों का आरंभिक परीक्षण जो है कक्षा 5 के बच्चों का आरंभिक परीक्षण करने पर जो बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम स्तर पर पाए जाते हैं उनका शिक्षण कैसे किया जाएगा। मतलब बच्चे कक्षा 5 के हैं और जो उनका आरंभिक परीक्षण किया गया उस पर जो बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम स्तर पर पाए जाते हैं उनका शिक्षण कैसे किया जाएगा। तो उनको पहले ध्यान आकर्षण शिविर में उनका जो है शिक्षण किया जाएगा। जो पहला ध्यान आकर्षण शिविर होगा उसमें जो है उनका शिक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षण शिविर या साप्ताहिक शिक्षण की कार्य योजना कितने सप्ताह में विभाजित है। तो ये 7 सप्ताह में जो है विभाजित है। ध्यान आकर्षण शिविर शिक्षण की कार्य योजना 7 सप्ताह में विभाजित है। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षण शिविर के प्रथम सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे। प्रथम सप्ताह की बात हो रही है तो यहाँ पर करेंगे संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण, बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन और रोचक प्रस्तावना, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये सभी चीज़ें जो है हमको लागू करना है कब, प्रथम सप्ताह के कक्षा शिक्षण में। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षण शिविर के प्रत्येक सप्ताह में किन तकनीकों, गतिविधियों
की पुनरावृत्ति आवश्यक होगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यानी जो ध्यानाकर्षण शिविर है उसके प्रत्येक सप्ताह में, यानी जो 7 सप्ताह का उसका जो है, तो प्रत्येक सप्ताह में किन तकनीकियों का गतिविधियों की पुनरावृत्ति आवश्यक होगी। तो ये ए हो सकता है रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, बैठक व्यवस्था और TLM का प्रयोग, ये सभी होगा। और क्या नहीं होगा, जोड़ी में कार्य नहीं है उसमें। जो प्रत्येक सप्ताह में किन मतलब इनका पुनरावृत्ति किसकी कर सकते हैं, तो जोड़ी में कार्य का नहीं कर सकते और शैक्षिक भ्रमण का भी नहीं कर सकते। तो रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, बैठक व्यवस्था, TLM का प्रयोग, ये जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट, ध्यानाकर्षण शिविर के चतुर्थ सप्ताह में यानी चौथे सप्ताह में, ध्यानाकर्षण शिविर के चौथे सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे। तो ये C ऑप्शन इसका सही है। शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत, इन सब चीज़ों को जो है हम कक्षा शिक्षण में लागू करेंगे चतुर्थ सप्ताह के। नेक्स्ट, ध्यानाकर्षण शिविर में शैक्षिक भ्रमण के लिए कौन सा सप्ताह निर्धारित किया गया है। तो जो शिविर है शैक्षिक भ्रमण के लिए जो है, ध्यानाकर्षण शिविर में जो शैक्षिक भ्रमण के लिए जो सप्ताह है वो कौन सा है, 5वां और 7वां सप्ताह। यानी शैक्षिक भ्रमण का जो उल्लेख है वो किस मतलब या जो निर्धारित किया गया है किस सप्ताह में हम शैक्षिक भ्रमण कराएंगे, ये सब चीज़ें किस में निर्धारित हैं, 5वें और 7वें सप्ताह में निर्धारित है। यानी C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्यानाकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कौन सी शिक्षण तकनीकी शामिल नहीं है। तो सीखने के लिए बातचीत जो है ये शामिल नहीं है शिविर के 7वें सप्ताह में। अभ्यास के अवसर देना शामिल है, परिवेशीय संसाधनों के प्रयोग भी शामिल है, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति जो है ये भी शामिल है। और सीखने के लिए बातचीत जो है ये शामिल नहीं है 7वें सप्ताह में, सीखने के लिए बातचीत शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण शिविर के जो 6ठम सप्ताह में निम्न में से कौन सी शिक्षण तकनीकी जो है सम्मिलित की गई है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो जो शिविर है 6ठम जो उसका सप्ताह है उनमें से कौन सी शिक्षण तकनीकी सम्मिलित की गई है। तो सीखने के लिए बातचीत की गई है, ऊपर था सीखने के लिए बातचीत, 7वें सप्ताह में नहीं है। तो यहाँ है सीखने के लिए बातचीत और जोड़ी में कार्य जो है इसमें है। यानी 6ठम जो सप्ताह है उसमें है सीखने के लिए बातचीत और जोड़ी में कार्य जो है ये 6ठम सप्ताह में है। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण शिविर के जो 7वें सप्ताह है कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे। तो परिवेश व संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति और शैक्षिक भ्रमण जो है इसको शामिल करेंगे 7वें सप्ताह में। ध्यानाकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे। परिवेश के संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना और अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, शैक्षिक भ्रमण इसको जो है शामिल करेंगे। नेक्स्ट है, शैक्षिक भ्रमण तकनीक शिक्षण की एक प्रभावी तकनीक है। इससे क्या होगा, इससे बच्चे आनंदपूर्ण तथा संकोच एवं तनाव मुक्त होकर सीखते हैं। ये एक लाभ है शैक्षिक भ्रमण का। जो शैक्षिक भ्रमण तकनीक है उसमें शिक्षण की एक प्रभावी तकनीक है। इससे क्या होता है कि बच्चे आनंदपूर्वक तथा संकोच एवं तनाव मुक्त होकर सीखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी का क्या क्रम है। मतलब शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी का क्या क्रम है। यानी कोई भी शिक्षण कार्य करने से पहले जो तैयारी करेंगे उसका क्रम क्या है। तो C ऑप्शन इसका सही है। अधिगम स्तर संबंधी सूची बनाएंगे, फिर समूह का निर्धारण करेंगे, फिर लर्निंग आउटकम की सूची बनाएंगे, उसके बाद समय सारणी, फिर देशवार विभाजन करेंगे। ये इसका सही क्रम है। शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी का सही क्रम क्या है कि अधिगम स्तर संबंधी सूची बनाएंगे, फिर समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम की सूची, समय सारणी, फिर देशवार जो है विभाजन करेंगे। इसका सही जो है क्रम है। नेक्स्ट, कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था इनमें से क्या है। जो कक्षा प्रबंधन है और बैठक व्यवस्था है वो क्या है, नियोजन है, एक संवर्धन क्रियाएं नहीं है, शिक्षण तकनीक भी नहीं है और आकलन भी नहीं है। तो कक्षा प्रबंधन और जो बैठक व्यवस्था है वो एक नियोजन है। नेक्स्ट, बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि सभी छात्रों को प्रतिभागिता के अवसर मिलते हैं। ये एक बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि सभी छात्रों को प्रतिभागिता के अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट है, कम सुनने, कमज़ोर नज़र वाले, बोलने में कठिनाई का अनुभव करने वाले शर्मीले बच्चों को सीखने में मदद किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत मिलेगी। तो ये मिलेगी कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था के अंतर्गत जो है कम सुनने वाले और कमज़ोर नज़र जो वाले बच्चे हैं जिनमें अक्षमताएं हैं
उन बच्चों को भी सीखने में मदद मिलती है, किससे? कक्षा प्रबंधन से और बैठक व्यवस्था से। नेक्स्ट है, दिए गए कथन में बेमेल बताइए, मतलब दिए गए जो 4 कथन हैं इनमें बेमेल क्या है, तो उसको आपको बताना है कि कक्षा प्रबंधन तथा बैठक व्यवस्था के अहम पहलू जो होते हैं उनमें बेमेल क्या है। तो ये डी ऑप्शन सही है, कम सुनने वाले, कमज़ोर नज़र वाले, बोलने में असुविधा हो जिन्हें, उन्हें अंतिम पंक्ति पे बैठाएं, ये बेमेल है। क्योंकि जो जिनको कम सुनाई देता है या कमज़ोर नज़र वाले हैं उनको पीछे बैठाना ये सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। तो आपका डी ऑप्शन 80 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किसी शैक्षिक समस्या के दृष्टिगत अध्यापक ने राम को पीछे करके श्याम को प्रथम पंक्ति में स्थान दे दिया। शिक्षक यहाँ क्या करना चाहते हैं? तो शिक्षक क्या करना चाहते हैं? बैठक व्यवस्था में परिवर्तन, जिससे श्याम को सीखने में मदद मिलेगी। तो जो बैठक व्यवस्था होती है उसमें परिवर्तन समय समय पर किया जाता है। जो बच्चे पीछे बैठते हैं वो किसी दिन आगे बैठेंगे, जो आगे हैं वो पीछे हो जाते हैं। इससे सभी बच्चों को सीखने में मदद मिलती है, उनको सीखने के अवसर मिलते हैं। तो बैठक व्यवस्था में परिवर्तन, जिससे श्याम को सीखने में मदद मिलेगी, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीकी में शामिल नहीं है, आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। जो कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था है शिक्षण तकनीकी में, इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो वो शामिल नहीं है विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को पीछे बैठाना और विभिन्न क्षमता के बच्चों को जोड़े में बैठाना, ये इसमें शामिल नहीं है। तो इसका बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, ये किस प्रकार होनी चाहिए? तो ये अर्धचंद्राकार छोटे समूह में होनी चाहिए, यानी 83 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, ये किस प्रकार होनी चाहिए? तो ये ए नंबर इसका सही है, अर्धचंद्राकार और छोटे समूह में होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में क्रम किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसका ए ऑप्शन सही है। कक्षा में जो शिक्षक की क्रियाशीलता वो 5 से 10%, बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% बच्चों के साथ, यानी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 नंबर जो है, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता जो है 40 मिनट के वादन में बच्चों की क्रियाशीलता कक्षा में कितनी होगी, कितने टाइम तक होगी? तो वह 30 मिनट की होगी। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में बच्चों की क्रियाशीलता जो होगी वो 30 मिनट की होगी। नेक्स्ट जो आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, दिए गए चित्र में संख्या 1 व 2 के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? जो 1 बना है और ये लास्ट में 2 बना है, तो 1 और 2 के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? यानी 1 के स्थान पर क्या भरा जाएगा यहाँ पर इस चित्र के अनुसार, और 2 में क्या भरा जाएगा? जो ये अभ्यास व प्रस्तुतिकरण आकलन संवर्धन, तो जो इसका क्रम है, तो 1 नंबर पर क्या आएगा, 2 पर क्या आएगा? तो इसका देखिए आप, इसका हो जाएगा प्रस्तावना व ध्यान आकर्षण। जो 1 नंबर है, 1 नंबर पर प्रस्तावना भरेंगे और 2 नंबर पर क्या भरेंगे? ध्यान आकर्षण। क्योंकि जो 1 नंबर पर और 2 नंबर पर क्रमशः पूछा गया है, तो क्रम में क्या आएगा? पहले नंबर पर प्रस्तावना आएगा और दूसरे नंबर में क्या आएगा? ध्यान आकर्षण भरा जाएगा इस जो है चित्र में। नेक्स्ट है, प्रकरण व ध्यान आकर्षण प्रभावी शिक्षण का सही तरीका क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, शिक्षण योजना एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ छोटे समूह में शिक्षण कार्य करना, ये सही तरीका है। प्रकरण व ध्यान आकर्षण प्रभावी शिक्षण का सही तरीका यही है कि शिक्षण योजना एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ छोटे समूह में शिक्षण कार्य किया जाए। नेक्स्ट है, ध्यान आकर्षण शिविर के दौरान प्रयुक्त होने वाली शिक्षण तकनीकियों की संख्या कितनी है? तो वो 18 है। जो शिविर हैं, ध्यान आकर्षण शिविर के दौरान प्रयुक्त होने वाली शिक्षण तकनीकी जो हैं उनकी संख्या जो है 18 है। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षण तकनीकी का प्रयोग करने से क्या होगा? छात्रों में पुनः आत्मविश्वास जागेगा। जो ध्यान आकर्षण तकनीक है उसका अगर प्रयोग करेंगे तो छात्रों में पुनः आत्मविश्वास जागेगा, ये इसका सही। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीक ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 3 में वर्णित है। जो भाग इसके दिए गए हैं, तो भाग 3 में वर्णित है कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ और तकनीक जो है ये ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट है, शिक्षण तकनीकी से बच्चों को क्या लाभ होंगे? शिक्षण तकनीकी से बच्चों को क्या लाभ होंगे? उपरोक्त सभी हो सकता है इसका, क्योंकि बच्चे उत्साहित होकर आनंदपूर्वक सीखने में प्रक्रिया में शामिल भी होंगे और अवधारणाओं को समझने में उनको आसानी भी होगी
और सी क्या है, एक दूसरे की सहायता करके सीखेंगे और आकर्षण वातावरण होने से रचनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा 91 का उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षण तरीके तकनीकी में सम्मिलित नहीं है, तो समुदाय का सहयोग जो है वो ध्यान आकर्षण तकनीक में सम्मिलित नहीं है, समुदाय का सहयोग सम्मिलित नहीं है तकनीकी में। नेक्स्ट है सकारात्मक प्रतिपुष्टि से क्या नहीं होगा, तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि से क्या नहीं होगा, नकारात्मक माहौल का निर्माण नहीं होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि से नकारात्मक माहौल का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट 94 सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से क्या लाभ होंगे, तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से क्या लाभ होंगे, शिक्षक और बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंधों का निर्माण होगा और सीखने में प्रोत्साहन भी मिलेगा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।